सबसे पहले तो मैं इस कंपटीशन की रूपरेखा आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, डिफेंस फोर्सेस में दो तरह की रैंक चलती हैं। एक तो चलती है ऑफिसर्स रैंक, जिनसे ऑफिसर बनते हैं। एक चलती है पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, जो कि ऑफिसर रैंक से नीचे रहते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनडीए, तो एनडीए से आप लोग ऑफिसर बनते हैं डिफेंस फोर्सेस में, और फॉर बिकमिंग द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस ये लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर 15 OLQs यानी कि 15 अफसर लायक क्वालिटीज हैं या नहीं। अब ये अफसर लायक क्वालिटीज क्या है? अफसर बनने लायक योग्यता है, जैसे कॉन्फिडेंस, करेज, सोशल एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव। ऐसी 15 अफसर लायक क्वालिटियां हैं जिनको कि आपके अंदर वो लोग टेस्ट करते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस एग्जाम। यही इस एग्जाम का पूरा निचोड़ है। इट इज नॉट अबाउट द रिटन टेस्ट, इट इज अबाउट दीज 15 OLQs कि अगर ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में हैं, केवल तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। पहली चीज, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब इसके दो प्रोसीजर हैं। पहला है इसका रिटन टेस्ट और फॉलोड बाय द SSB इंटरव्यू। तो इसका रिटन टेस्ट भी 900 नंबर का होता है, SSB भी 900 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल एवेल्युएशन विल बी डन आउट ऑफ 1800 मार्क्स। तो ये 1800 मार्क्स का पेपर है। इस 1800 मार्क्स के पेपर में केवल और केवल यही देखा जाता है एनडीए में कि आपके अंदर ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अंतर्निहित हैं या नहीं, एम्बेडेड हैं या नहीं, राइट। अब इसके लिए बहुत सारे टास्क होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसके रिटन टेस्ट की चर्चा आपसे कर लेता हूँ। रिटन टेस्ट का इसका कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का है, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा। पहला पेपर इसमें मैथमेटिक्स का होता है और ये पेपर 300 नंबर का होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और लगभग आपको इतना ही समय मिलता है, यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है। लेकिन कुछ समय आपका ओवल ब्लैक करने में भी निकलेगा, वेरिफिकेशन में भी निकलेगा। ऑन एन एवरेज आप समझिए कि लगभग 55 से लेके 60 सेकंड आपको मिल पाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इस कंपटीशन का दूसरा क्रक्स हो जाता है कि आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे CBSE से, ICSE से, या फिर यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, किसी और स्टेट बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस बच्चे के अंदर ये 15 अफसर लाइक क्वालिटीज का समावेश है, राइट। इट इज नॉट अबाउट द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट सैकड़ों बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन याद उसको रखा जाता है जो कि फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। सैकड़ों बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। रिटन टेस्ट इज नॉट द बैरियर। रिटन टेस्ट को कोई भी क्लियर कर लेगा, क्योंकि 900 में से कट ऑफ केवल 320, 25, 30, 360 से ऊपर कभी नहीं गया। आप समझिए लगभग 33-34% कट ऑफ जाता है। तो रिटन टेस्ट इसका कभी भी कोई बैरियर है ही नहीं इस टेस्ट में। लेकिन रिटन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने एनडीए क्लियर कर लिया। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को देखा होगा, बच्चों की फोटो लगा देते हैं कि साहब ये इतने रोल नंबर। ये रिटन टेस्ट वाले हैं, SSB वाले नहीं। SSB वाले जैसे रमनलाल सोरावाला में विद्यालय में हमारा बच्चा है राहुल कुंतल, ही इज डूइंग ट्रेनिंग ऑफ फाइटर पायलट फ्रॉम एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो 35-40 जगह होती हैं पूरे देश से, वो यहीं से आपके बीच में से ही निकला हुआ एक बच्चा है। और अगर 100 बच्चे रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनल सिलेक्शन है वो एक बच्चे का होता है, 1% सिलेक्शन है। तो इस कंपटीशन का जो क्रक्स समझना है वो रिटन टेस्ट नहीं है। रिटन टेस्ट आप सभी क्लियर कर लेंगे। थोड़ी सी मैं ट्रिक्स दूंगा, उनके माध्यम से ये क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि इसका क्रक्स यही है कि भाई अब तक आपने किसी भी बोर्ड में सीखा होगा तो स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। तो आपने 10 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको 55 से 60 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में पार पा सकते हैं। मैं देखो क्वेश्चंस का एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। देखिए
सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे गए हैं, ठीक है, सभी की स्क्रीन के सामने है, राइट। मान लिया एक एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे के सारे वैसे एनडीए के ही क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी सब क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, राइट, ये ऑल बिलोंग टू द एनडी कैटेगरी। आपको जैसे कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन मान लिया करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसको खोलेंगे तो 1 माइनस ये भी खुलेगा, वो भी खुलेगा, टाइम तो लगना ही लगना है। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आप इसमें ए का कोई मान ले लीजिए, ए की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले लिया, मान लिया ए बराबर 0, और ए बराबर 0 लेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, आंसर 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, कोई परेशानी तो नहीं है। तो आंसर 4 आना चाहिए जब a बराबर 0 हो। जब a बराबर 0 होंगे तो यहां से आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि cos 0 हमारा कितना होता है, 1, 1 - 1 ये 0 देगा। ऐसे ही ये वाला ऑप्शन भी क्या देगा, हमारा 0 देगा, क्योंकि cos 0 हमारा कितना होता है, 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अब जरा इस ऑप्शन में आप रख के देखिए, ये कितना हो गया, 2, साइन 0 तो 0 होता है, 2 × 1, और 1 + 1 2, 2 2 जा कितना हो गया, 4। आंसर इज दिस वन। अभी कोई टाइम तो नहीं लगा, आई होप आई एम क्लियर। सिंपली मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में आप वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर सी है तो कॉस थीटा का क्या मान होगा। तो आप थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। अगर मैं यहां पर थीटा का मान 90 रख देता हूं तो cos 90 कितना, cot 90 कितना होता है, 0, और कोसेक 90 कितना होता है, 1। तो c की वैल्यू निकलनी चाहिए 1। देखो, अगर मैं थीटा = 90 डिग्री यहाँ पर रख देता हूँ तो c का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 1। और आपको वैल्यू किसकी पूछी है, cos थीटा की, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। और कब आना चाहिए, जब c की वैल्यू 1 रखें। ऑप्शंस में रख के देखिए, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, कौन सा आंसर होगा, ये, क्योंकि जब c बराबर 1 रखेंगे तो 0 किस ऑप्शन से आएगा, इस ऑप्शन से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए में पूछा गया है, इफ साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा = 1 है, ये कब संभव है, थीटा बराबर 90 पे, क्योंकि अगर हम 90 लेंगे तो 90 पे साइन तो होता है 1, और cos 90 कितना होता है, 0। तो 1 = 1 ये संभव हुआ जब आपने थीटा = 90 डिग्री लिया, राइट। और 90 पे आप जानते हैं कि ये 0 होता है, आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी वैल्यू ले लें जो आप लेना चाहते हैं, 0 डिग्री ले लें, 0 पे tan 0 कितना होता है, 0, sec 0 कितना होता है, 1, प्लस tan 0 0, sec 0 1, आंसर कितना आ गया, 0। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनडीए में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू ले सकते हैं तो इनको बड़ी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। आगे इन क्वेश्चंस की भी मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि कैसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको पसंद है, वही आपका आंसर देगी। 45 ले लें, 45 ले सकते हैं। 45 लेने पे साइन 45 कितना होता है, 1/√2। cos 45 भी 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 बिकम्स 1/2, और tan 45 कितना होता है, 1। सिमिलरली ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, यहां से भी 1/√2, आंसर कितना आ गया, 1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ऐसा ये नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिक्स पढ़ें, ट्रिक्स आप मैथमेटिक्स के हर स्फीयर में पढ़ेंगे। और ट्रिक्स का मतलब कभी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपकी हेल्प करेगा, कभी कोई और मेथड आपकी हेल्प करेगा, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट 2011 में पूछा जा चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं समझ रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, पूरा दिख पा रहा है। x = sin थीटा प्लस cos थीटा है, y = sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो इस पूरे फंक्शन का मान क्या होगा। बेटर यही है कि हम कोई भी वैल्यू ले लें, मेरा तो यही अप्रोच रहेगा। अगर हम थीटा = 0 ले लें तो 0 लेने पे भाई ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसमें तो कोई दो राय नहीं है,
क्योंकि जीरो लेंगे तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, तो x की वैल्यू 1, और ये साइन जीरो जीरो तो y की वैल्यू कितनी हुई 0। और जब रखेंगे आप x की वैल्यू 1 तो देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। 1 + 1 - 2 0, आंसर इज 0। कहानी समझ में आई आपको? नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली ये कर सकते हैं, साइन ए साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है, तो इसका मान क्या होगा? अब भाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है, तो ये संभव कब है? जब ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी हो? 90 हो, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 3। तो जो दी गई कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, जब हम ए बी सी की वैल्यू 90 लें। और अगर यहाँ 90 लेंगे तो cos 90 0 + 0 + 0, आंसर इज 0। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी? अब ये 10 ए की वैल्यू दे रखी है, 10 बी की वैल्यू दे रखी है, 4 कॉमन ले लो, तो क्या 10 a + b की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी आर इन ए पी। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, एक ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी सब समझते हैं ना, समांतर श्रेणी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है? ए पी पढ़ा है ना, थोड़ा सा बेसिक चाहिएगा यहाँ पे। तो भाई ए बी सी अगर ए पी में है तो बी सी सी ए बी किस में होगा? आप कोई भी वैल्यू ले लें। आपने ले लिया 1 2 3, 1 2 3 ए पी में है या नहीं? यस। बी सी का मतलब 3 2 = 6, सी ए का मतलब 3 1 = 3, ए बी का मतलब 2 1 = 2, 6 3 2 किस में है? एच पी में, आंसर इज एच पी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कोई परेशानी इसमें? सिमिलरली देखें और क्वेश्चंस इस पर देखें बेस्ड। जीपी सबने सुना है? जीपी का मतलब जिनका कॉमन रेशियो बराबर हो, सार्वनुपात बराबर हो, जैसे कि 2 4 8 16 32। आप देखेंगे जो 4/2 आ रहा है वही 8/4 आ रहा है, वही 16/8 आ रहा है, और वही 32/16 आ रहा है। यानी कि इनका जो कॉमन रेशियो है, सार्वनुपात है, वो पूरी तरह बराबर है। तो ये कहता है कि यदि ए बी सी जीपी में हो, और अगर ये जीपी में होंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 4 और 8। 2 4 8 मान सकते हैं आप, कुछ और भी मान सकते हैं, 3 9 27 भी मान सकते हैं, लेकिन जीपी में होने चाहिए। अब log a का मतलब log 2, log b का मतलब log 4। log 4 को मैं log 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और log में पावर बाहर निकल आती है, आपको पता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 log 2, क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और log में बाहर निकल आती है। अब ये 1 2 3 किस में है? एपी में। भाई आप 2 log 2 में से log 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? log 2। 3 log 2 में से 2 log 2 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा? तो इसका मतलब ये किस में है? एपी में। एपी इज द आंसर। मान लिया कोई इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, और इंटीग्रेशन काफी लंबा पड़ रहा है, तो बच्चों आपके पास ऑप्शंस भी तो होंगे, और आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रिया है। तो अगर ये लंबा पड़ रहा है तो इसके ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स का अवकलन बताएगा कोई? एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का अवकलन अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए। क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x? गलत पढ़ के आए। dx का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का नहीं होता है। तो x का डिफरेंशिएशन जो 1 होता है वो x के सापेक्ष में होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन मैंने तो रिस्पेक्ट पूछा नहीं, मैंने तो आपसे सिंपली पूछा कि x का अवकलन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आंसर आना चाहिए dx, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो भैया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन समाकलन एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रियाएं हैं या नहीं? और अगर एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रियाएं हैं, कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, और अगर ये लंबा पड़ रहा है तो 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे या नहीं? आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पर पहली अप्रोच एनडीए में जो देखनी है वो यही है कि स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। अब ये मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो 300 नंबर का है। अब इसके हम दूसरे टेस्ट पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा चर्चा मैथमेटिक्स की हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, दिस इज अ पैरेललोग्राम।
एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, यानी इसके जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक इस प्रकार से हैं। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक दूंगा कि आप इसको और इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए। 6 और 2 8 में से 4 गया तो 4, और 8 और 3 11 में से 5 गया तो 6 इज द आंसर। मैं समझता हूं कि इसमें कोई समय नहीं लगा, राइट। तो यहाँ पर भाई सीखना यही है कि समय कैसे बचाएं। और मैं फिर से ये बात आपको स्पष्ट रूप से लिख देना चाहता हूं कि स्पीड एंड एक्यूरेसी matters the most in these defense exams. तो स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है, यही इसका मूल मंत्र है, यही क्रक्स है कि आप उन शॉर्टकट्स को सीख जाएं जिससे कि आपका काम 55 से 60 सेकंड में निकल जाए। दूसरा पेपर बच्चों इसका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये 600 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलता है। तो आप समझिए लगभग 50 सेकंड 55 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे अगर आप 5 सेकंड ओवल ब्लैक करने में लगाते हैं तो। ये बात समझ में आ रही है। तो अब इसका जरा हम पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन देखें जनरल एबिलिटी टेस्ट का। तो देखिए मैथ्स का तो 300 नंबर का है। जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है, जो मेन प्लेयर्स हैं वो है इंग्लिश, जो कि 200 नंबर की इसमें पूछी जाती है। फिजिक्स, और फिजिक्स जनरल साइंस के इसमें रूप में आती है 100 मार्क्स की। इसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इसमें आती है 60 मार्क्स की, बायोलॉजी इसमें आती है 40 मार्क्स की, राइट। तो आप अगर देखें तो इस पेपर में 50% वेटेज तो भाई इंग्लिश और फिजिक्स का ही है या नहीं। और जनरल साइंस की हमारे पास करीब 7 से 8 क्लासेस हैं जिनमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कराएंगे। तो आप ये मत समझना कि 11th-12th की केमिस्ट्री इसमें पूछी जाएगी, इसमें जनरल साइंस पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है 11th-12th की बायोलॉजी पूछी जाएगी, जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे कि कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस कमी की विटामिन से। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कौन सा सजीव है, कौन सा जीव पानी में रहता है, कौन सा थल पर रहता है, जल पर रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो अगर एक तरह से मैं देखूं 300 नंबर की मैथ्स और 300 नंबर का ये, यानी 900 में से 600 नंबर का जो वेटेज है वो किसका है, वो फिजिक्स का है, मैथ्स का है और इंग्लिश का है। यानी मैथ्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद इंग्लिश का है और उसके बाद फिजिक्स का है। तो बच्चों इनके लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि आप IITN से ही पढ़ो। ये जनरल साइंस आपको इसमें पूछी जाती है 11th-12th लेवल की। जनरल इसमें इंग्लिश पूछी जाती है और जनरल ही इसमें मैथ्स पूछी जाती है, भले ही सिलेबस इसमें 11th-12th लेवल का है। तो बच्चों और इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से है, इसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, तो देखिए और इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे पढ़ते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट इवेंट्स, इसमें हिस्ट्री 60 मार्क्स की आती है, 80 मार्क्स की इसमें ज्योग्राफी आती है, राइट। इसमें 40 मार्क्स की पॉलिटी आती है। 40 का मतलब 20 समझ लें, मतलब 30-40 का ऐसा रहता है। कभी 2 क्वेश्चन इसके एक्स्ट्रा आ गए, कभी 2 इसके आ गए, तो मैं इसको कहता हूँ 40 नंबर के ही इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। कभी करंट अफेयर्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा देते हैं, कभी 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस तरह लगभग इसका वेटेज है, ठीक है भाई। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा प्लेयर है इंग्लिश, राइट। अब इंग्लिश में जो चीज़ें पूछी जाती हैं किसी भी कंपटीशन में,
एक तो होता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है भाई। दूसरा ग्रामर का पार्ट, तीसरा पैराजम्बल्स, और चौथा पैसेजेस। तो ये सारी चीजें कर ली तो आपके जो क्लोज टेस्ट है वो भी इसमें आ जाता है, लेकिन वो कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि या तो मीनिंग का भाव पूछा जाएगा कि ये मीनिंग आपको आना चाहिए, या फिर कोई ग्रामर का आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो मेन जो पार्ट हैं वो ये 4 पार्ट हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, पैराजम्बल्स और पैसेजेस, ठीक है भाई। मैं आपको इन सब की ट्रिक दूंगा, मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की भी ट्रिक दूंगा, कैसे आप एक मीनिंग से हजारों मीनिंग याद कर लें, क्योंकि इंग्लिश में खुद के मीनिंग्स बहुत कम हैं और डिफरेंट लैंग्वेज से कॉपी किए हुए मीनिंग्स ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको मैं ऐसे शब्द दूंगा जो आपने सुने होंगे। आपने सुना है ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, स्वचालित। ऑटोमोबाइल होता है, ऑटो बायोग्राफी होती है। ऑटो का मतलब सेल्फ यानी कि खुद, और बायो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। जैसे बायोलॉजी सुना है, बायोलॉजी का मतलब जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान। बायोडाइवर्सिटी सुना है, जैविक विविधता। बायोफ्यूल सुना है, जैविक ईंधन। बायोमास सुना है, जैविक द्रव्यमान। बायोमोलिक्यूल। तो बायो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए इसका मतलब जीवन, और ग्राफी शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना। तो बच्चों ऑटोबायोग्राफी में 3 रूट छुपे हुए हैं, 3 मूल से ये शब्द बना हुआ है। खुद के जीवन के बारे में जो लिखी गई है आत्मकथा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। आपने सुना है ऑटोक्रेसी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एयरफोर्स में काफी पूछा जाता है। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा ऑटो प्लस क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब कहीं भी क्रेसी आ जाए तो इसका मतलब होता है टू रूल यानी कि शासन करना। क्रेसी शब्द कहीं भी इंग्लिश में आ जाए इसका मतलब है टू रूल यानी शासन करना। ऑटोक्रेसी खुद का शासन, तानाशाही। और डेमो का मतलब होता है लोग, और लोगों के शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। डेमो का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब शासन। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब शासन। लोगों के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, जिसमें हम जीते हैं। यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स हम पे शासन करते हैं ना, आईएएस आईपीएस, गाड़ियों पे लिखा रहता है प्रशासन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। वो दिन दूर नहीं जब टेक्नोलॉजी हम पे शासन करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्नोक्रेसी। दैट इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो यहां पर आपको आना चाहिए कि कैसे इनका संधि विच्छेद कर दिया जाए। बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, जैसे कि बिब्लियो मानिया। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा बिब्लियो प्लस मानिया। बिब्लियो का मतलब तो मैंने बताया बुक्स, और मानिया का मतलब होता है पागलपन। तो बच्चों पागलपन भी 50 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का पागलपन नहीं होता है। मूर्खता की प्रतिशतता हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन किसी में 90% पाई जाती है तो उसको बिल्कुल ही जड़ मूर्ख कह देते हैं। किसी में 20% पाई जाती है, यानी मूर्खता का प्रतिशत हर एक में होता है। और मूर्खता एक रिलेटिव टर्म है, वो रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि किसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं। हो सकता है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स में कुछ मूर्खता कर बैठे, क्योंकि सारी चीजें तो आप जानते नहीं। फिलॉसफी में आप मूर्खता कर बैठे। तो मानिया का मतलब होता है पागलपन। जो बंदा बुक्स के पीछे ही पागल रहता है उसको कहते हैं बिब्लियोमानिया, राइट। जो खुद के पीछे ही पड़ा रहता है, जैसे ईगो का मतलब होता है मैं, आई, तो उसको कहते हैं ईगोमानिया, राइट। और बिब्लियोफोबिया, तो आप अगर फोबिया का मतलब होता है डर। अब डर भी भैया 50 प्रकार के होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है,
किसी को ऊंचाई से डर लगता है। अब जिसको पानी से डर लगता है तो पानी के लिए एक शब्द है हाइड्रो। हाइड्रो या हाइड्रस इंग्लिश में शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है पानी। जैसे कि हाइड्रस, हाइड्रस का मतलब क्या है? हैविंग वाटर, पानी का होना। और अगर इसके आगे ए या एन हम किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट या फिर विदाउट, नहीं। और अगर इसके आगे एन लगा देंगे तो बच्चों एन हाइड्रस, एन हाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी का। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम कहते हैं एन हाइड्रस, सूखा। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ? फोबिया का मतलब मैंने बताया डर, डर भी लाखों प्रकार के होते हैं। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो पानी से जिसको डर लगता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से डर, उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। राइट? तो फोबिया शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए इसका मतलब डर, एक्रो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब हाइट, हाइड्रो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब पानी यानी कि वाटर। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक कहावत है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र और क्या होता रणधीरों का। तो ध्यान रखना, इस कंपटीशन में अगर आप योद्धा बनना चाहते हैं, इस कंपटीशन के एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस धनुष को नहीं त्यागना है, नहीं तो वीरों का गोत्र ये धनुष ही है। एक बार आप मूल जान लें किसी शब्द का तो ध्यान रखना आपने उस पर विजय पाली, आपने उस ब्रह्मास्त्र को अपने तरकश में रख लिया। तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर रूट्स, ज्यादातर शब्द अन्य भाषाओं से कॉपी किए गए हैं। इंग्लिश इतनी अच्छी भाषा नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं। हम लोग चूंकि इंग्लैंड वालों के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश यहां पर प्रासंगिक है, बोली जाती है। हमारे जितने लॉज हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सारे इंग्लिश में हैं। इसीलिए हम इंग्लिश को वरीयता देते हैं, नहीं तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं देते हैं। अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। राइट? तो हर डेवलप्ड देश की भी अलग भाषा है, और इंग्लिश ज्यादातर मूर्खों की भाषा है, क्योंकि इसमें शब्द ही नहीं है। काइट से आप चील भी कहेंगे, पतंग भी कहेंगे। ब्रदर इन लॉ, साले और जीजा के लिए एक ही शब्द है क्या? ब्रदर इन लॉ। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो आप क्या समझेंगे? ये मेरा साला या जीजा? कुछ नहीं। अंकल, मामा को भी आप अंकल कहते हैं, चाचा को भी आप अंकल कहते हैं, आंटी चाची को भी कहते हैं, मामी को भी कहते हैं, किसी को भी आंटी कह सकते हैं ना। लेकिन हिंदी में हर शब्द के लिए अलग अलग शब्द दिया गया है, इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी की बेहंतियां कमी है, बहुत कमी है। और मूर्खों की भाषा में इसीलिए तो कह रहा हूं, साले और जीजा के लिए आपने एक शब्द ही रखा है, आपने चाची मामी और मौसी के लिए सबके लिए एक ही शब्द रखा है। तो शब्दों की बहुत कमी है। इन्होंने शब्द हमारी भाषा से भी कॉपी किए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा लूट, लूट शब्द हमारी भाषा का है। डेकॉइट, डकैत सुना है? डकैती इंडिया में पड़ती थी पहले, तो डेकॉइट शब्द भी इन्होंने हमारे यहां से ही लिया है। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आप ये ध्यान रखिए कि ये रूट आया कहां से है। अगर उसका मूल आपको पता चल जाए तो उसके बेसिस पर आप हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो अगला जो मेरा डिस्कशन था एनडीए एनए का, और मैंने पहले बताया था कि इसके इट इज ऑल अबाउट द 15 OLQs, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिटन की चर्चा इसमें की। अब तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में भी इसमें जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले बहुत हाई फाई क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन आपको फिजिक्स में पता होना चाहिए, बेसिक्स का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक ग्राम के पेज को और 1 किलो के मोबाइल को अगर मैं नीचे पटकूं तो पहले कौन सा जाएगा जमीन पे? मोबाइल। ये आपकी गलती है, फिजिक्स के अनुसार ऐसा नहीं है।
देखिए ये पेज है, सॉरी, राइट, और मैं मान लेता हूं ये बुक है, ठीक है। आप इन दोनों को जमीन पे डालेंगे तो ऑब्वियसली आप सही हैं कि भाई बुक पहले गई है, लेकिन अब मैं इनको इस प्रकार से रख देता हूं, अभी भी तो दोनों साथ में जा रहे हैं, अब ये दोनों एक साथ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक पहले, ये जो बुक है पहले जा रही थी, ये पन्ना बाद में जा रहा था। उसका कारण ये है कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, हवा का प्रतिरोध था इसलिए नीचे जा रहा था, लेकिन अगर हवा का प्रतिरोध शून्य हो और इनको गिराया जाए तो पहले कौन सी वस्तु जाएंगी? दोनों ही साथ में जाएंगी। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की महानतम खोजों में से एक है, राइट। और देखिए वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जी की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन होते हैं आपको पता है। आप वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें, उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा काम करता है? जी, और हमेशा डाउनवर्ड काम करता है और हमेशा नेगेटिव रहता है। किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे, तो भाई ये अर्थ की सरफेस पे क्या रहती है? मैक्सिमम। जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर उठते जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है, या नीचे जाते जाते हैं तो भी इसकी वैल्यू कम होती है। तो इसकी वैल्यू क्या कहाँ मैक्सिमम होती है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इक्वेटर पे ज्यादा होती है या पोल्स पे ज्यादा होती है? राइट, तो इक्वेटर पे भी वेरी करती है, ये पोल्स पर भी वेरी करती है। तो ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन। साउंड का क्या फिनोमिनन है? अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं क्या हूं? सोर्स हूं, आप रिसीवर हैं। अब अगर आप मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं कहता हूं ना कि भाई पीछे वाले बच्चे को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, तो इसका मतलब अगर सोर्स आपके पास है तो आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लेकिन मैं तो उसी आवाज से बोल रहा हूं, उसी फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूं। आपको क्या लगेगा? ऐसा अपरेंट लगेगा, आभास होगा कि सर तेज बोल रहे हैं, और वहां जाके सुनोगे तो आपको लगेगा सर ने आवाज धीमी कर दी है। तो इसका मतलब डॉपलर कहता है कि अगर आप सोर्स के पास हैं तो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आती है, अगर आप सोर्स से दूर हैं तो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटती हुई नजर आती है। सिमिलरली लाइट का सिद्धांत है, अगर मंडी चौराहे पे रात को बल्ब जल रहा है आपसे 1 किलोमीटर दूर तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, और जैसे जैसे आप सोर्स के पास जाएंगे, जैसे जैसे उसके नजदीक आएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ गई है। लेकिन ऐसा होगा थोड़ी, बल्ब तो उतनी रोशनी दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपके आने के बाद उसने तेज जलना शुरू किया है, ऐसा तो नहीं है, वो तो सेम जल रहा है। लेकिन जब आप सोर्स के पास जाते हैं, एक लाउड स्पीकर वाला चल रहा है और आपसे जैसे जैसे दूर चला जाता है तो आपको लगता है ना कि आवाज कम हो रही है, और जैसे जैसे आपके पास आता है तो आपको लगता है कि आवाज हो रही है। मंडी चौराहे पे कितनी आवाज हो रही होगी, क्या आपको सुनाई दे रही है? लेकिन साउंड, आवाजें कभी मरती नहीं है, इनके ग्रूव्स बन जाते हैं और ये एक तरह से स्टोर्ड रहती हैं अंतरिक्ष में। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कभी गीता कही गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा तो ये मरती तो है नहीं, शब्द कभी, आवाजें मरती नहीं है, तो हम उन आवाजों को उसी रूप में जो भगवान ने कही है अनुग्रहित कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, और उस पर खोजें भी चल रही हैं। आप देख कैसे रहे हैं? मेरे आंख से रे निकली, आपके ऊपर स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, तब तो मैं आपको देख पा रहा हूं, नहीं तो देखने का कोई तरीका ही नहीं है। कैन यू सी द ब्लैक होल? आप ब्लैक होल को नहीं देख सकते, बिकॉज ब्लैक होल में क्या है? मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड है। वहां जो एक बार व्यक्ति चला गया, या ग्रह, प्लानेट, सूर्य के बाप भी चले गए, तो वहां से वापस नहीं आना उनको। तो अगर रे आपकी चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं आएगी। तो वापस नहीं आएगी तो परावर्तन, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है, वो पूरा नहीं होगा, तो आप उस जगह को देख ही नहीं सकते। तो आप ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते, बिकॉज वहां पर वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहां जो चला गया सो चला गया। 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी का तो कोई साइज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल छोटी मोटी एक कण के बराबर है अगर इस अंतरिक्ष की तुलना की जाए। तो इतने इतने बड़े बड़े ग्रह हैं जो पृथ्वी के महाबाप हैं, सूर्य के भी महाबाप पड़े हुए हैं इसमें, और ऐसी एक पृथ्वी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम ऐसी 55-56 हजार पृथ्वियां हैं इस यूनिवर्स में, खरबों सूर्य हैं इस यूनिवर्स में, और खरबों सूर्य के पिता हैं जिनका साइज सूर्य से लाखों गुना है।
और हमसे इतनी दूर हैं कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलने वाली लाइट पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी की ओर चली थी, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाई। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पृथ्वी की आयु पूरी हो जाएगी लेकिन वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी, इतना विशाल हमारा यूनिवर्स है। और किस स्पीड से चल रही है? 1 लाख किलोमीटर की दूरी एक सेकंड में कवर करने वाली लाइट, राइट। तो आप देख कैसे पा रहे हैं? बिकॉज रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है, उसी चीज को तो आप देख पाएंगे। अब उसके लिए उन्होंने ऑप्टिक्स बना दी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेक्टर्स? कोई बताएगा? ऐसी राशियां जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और यह जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर हो जाए। इसके लिए एक और एसेंशियल कंडीशन है, इट मस्ट ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने सुना है, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। अगर इस जंक्शन पर I1 और I2 करंट आ रहा है और यहां से I3 करंट जा रहा है, तो यहां पर I1 प्लस I2 बराबर कितना होगा? I3। ये किरचॉफ्स का नियम है। तो करंट को अभिव्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ी, यानी परिमाण की भी आवश्यकता पड़ी, कितना एम्पियर करंट आ रहा है, प्लस दिशा की भी आवश्यकता पड़ी, यानी कि डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ी। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिशों के समांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम को फॉलो नहीं करता। अब ये नियम क्या है? ये नियम है कि अगर आप वेक्टर ए और बी को जोड़ते हैं तो उनका जो परिमाण आता है वो क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इनका परिमाण आता है। लेकिन अगर आप I1 और I2 को जोड़ रहे हैं तो I3 आ रहा है ना, ये तो नहीं आ रहा ना कि I3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए परिमाण और दिशा के साथ साथ इट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आई एम क्लियर। बाद बाकी का आपका जनरल साइंस का पोर्शन है। तो मैंने कहा इसके 3 प्लेयर हैं एनडीए के, रिटन टेस्ट के, अब इसके बाद जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट के मैं कट ऑफ की चर्चा आपसे कर लेता हूं। 900 नंबर में से इसका कट ऑफ कभी भी 360 नंबर से ऊपर नहीं गया। एक बार 360 को छुआ था, उसके बाद अब 320, कभी 330, कभी 333, कभी 300, कभी 290, इस तरह का इसका कट ऑफ जाता है। लेकिन दोनों पेपर में यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 25%, यानी दोनों पेपर में आपको 25% तो इंडिविजुअली प्राप्त करने ही करने हैं, और इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ विल बी लेस देन 360 मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स ला जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन रिटन टेस्ट को क्लियर करके मैं अगर ये दावे करूं कि एनडीए में मैंने इतने लोग करा दिए तो ये मेरी मूर्खता रहेगी। मैंने कहा कि पिछले बैच में करीब 90 बच्चे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के। उनमें से जिन्होंने क्लियर किया 90 बच्चों ने टेस्ट, उनमें से केवल एक बच्चे का यहां से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मथुरा का ही बच्चा है, यूट्यूब पे इंटरव्यू देख सकते हैं, और एयरफोर्स उसकी प्रथम वरीयता थी। गेटिंग माई पॉइंट? एक बच्चे का 90 में से 90 बच्चों ने रिटन टेस्ट क्लियर किया है। मैं 90 बच्चे बैनर पे भी नहीं आएंगे अगर मैं उनको छपाऊं तो। लेकिन रिटन टेस्ट को क्लियर करने को हम एनडीए में लगना नहीं कह सकते।
एनडीए में लगने का मतलब आपका एसएसबी क्लियर होना चाहिए। अब ये जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा खतरनाक है, उसकी चर्चा हम करेंगे, जिस पर मैं ज़्यादा इम्फेसिस करता हूँ, ज़्यादा जोर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी से इसकी तैयारी भी शुरू करें, क्योंकि रिटन इसमें बैरियर नहीं है, हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ये रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद ये है प्रोसेस एसएसबी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट जाता है, ये कैपिटल लेटर्स में नोट कर लीजिए, वो केवल और केवल 1% जाता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वो बच्चे को 6 से ही इस बात की तैयारी कराते हैं कि एनडीए में कितने बच्चे सेलेक्ट हों। किसी भी सैनिक स्कूल की प्रगति और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने ऑफिसर्स एनडीए को दिए। और उसके साथ साथ मिलिट्री स्कूल वालों के साथ साथ क्या होता है, यहां हमारे बच्चे भी निकल रहे हैं, आप लोग भी निकल रहे हैं, तो वो 6 से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ढले हुए हैं, आपका भी कंपटीशन उनके ही साथ है। तो अगर 100 बच्चे रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो रिजल्ट केवल कितना जाता है, 1%। तो इट इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज द टेस्ट ऑफ योर एटीट्यूड, इट इज द टेस्ट ऑफ योर प्लानिंग स्किल्स, इट इज द टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी, इट इज ओवरऑल द टेस्ट ऑफ 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन यू, कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में अंतर्निहित हैं या नहीं, ये इसका टेस्ट है। ये किसी इंटेलिजेंसी का टेस्ट नहीं है कि आपकी फिजिक्स अच्छी है। फिजिक्स के बड़े जनरल क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्ट से फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के बड़े जनरल क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए कोई आर.डी. शर्मा से फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एस.सी. वर्मा से फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी आर.डी. शर्मा से मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है और ये आप खुद ही कर पाएंगे, इसके लिए कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। ये या तो आप में है या नहीं है, या फिर आप अभी से सोचने का तरीका बदल दीजिए चीजों को लेकर। यही अब एयरफोर्स में हो गया, वो मेरी बाद की चर्चा का विषय है। तो इट इज ऑल अबाउट द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जैसे कॉन्फिडेंस, करेज, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्लास से गए, आप लाइट बंद करके गए या नहीं। एक कहावत है कि आपका पैसा हो सकता है, मनी कैन बी योर्स, बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। जर्मनी या फ्रांस ऐसे देश हैं जहां पर आप झूठन नहीं छोड़ सकते। आप अगर होटल में 1000 रुपए का ऑर्डर करते हैं, तो अगर आप उस खाने को छोड़ देते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। मनी कैन बी योर्स, पैसा आपका हो सकता है, लेकिन संसाधन देश से बिलोंग करते हैं, संसाधनों का अधिकार देश का है, तो संसाधनों को बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इंडिया में तो कितना भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये बिजली चल रही है, मेरा पैसा हो सकता है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं बिल भर रहा हूं, लेकिन अनावश्यक बिजली चल रही है, तो इसका मतलब ये कहां से आ रही है, ये देश के संसाधनों का ही तो उपयोग हो रहा है। तो आप सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना है। अभी का जो बच्चा एनडीए में निकला है, वो पहले लाइट वाइट बंद करके जाता था, उसको पता है कि सर नीचे हैं, जीएस की क्लास में लेता नहीं, जीएस वाले सर चले गए, तो लाइट पंखा वंखा सब बंद करके जाता। तो मैंने कोई डिटेल तो नहीं किया ना उस बच्चे को कि भाई तू लाइट बंद करके जा, पंखा बंद करके जा, लेकिन ये क्या था उसमें, दिस वॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर है या नहीं। और जिम्मेदारी का भाव खुद समझना पड़ता है। आपको पता है लाइट वेस्ट हो रही है, तो ये देश की लाइट है, आपकी नहीं है। अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी, ये तुम्हारे घर का पानी नहीं है, ये तुमने पैदा नहीं किया है पानी। आप प्राकृतिक स्रोतों का अगर दोहन करते हैं तो ये गलत है, आप अपनी जिम्मेदारी के भाव से भाग रहे हैं। आप अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेवारी जो है वो सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और बच्चों, अगर ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस में जिम्मेदारी का भाव नहीं समझेगा, तो क्या डिफेंस फोर्सेस कभी उन्नति कर पाएंगे? क्या वो कभी किसी टास्क को एकम्प्लिश कर पाएंगे? क्या कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे? क्या कभी कोई युद्ध को जीत पाएंगे? क्या कभी आपदा के अवसरों में वो किसी की हेल्प कर पाएंगे? तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको शिक्षा दूं कि भाई लाइट बंद करके जाया करो, अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन लाखों हजारों ऐसी चीजें होंगी जिनको हम आप प्रतिदिन करते हैं। पानी फैल रहा है, कम से कम टैप बंद कर सकते हैं, अगला विश्व युद्ध ही पानी के लिए होगा। क्लाइमेट चेंज, कोई पेड़ काट रहा है,
आप उसको टोक सकते हैं। आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो जिम्मेदारी का भाव तो है ही नहीं। जिम्मेदारी का भाव ऐसा नहीं, आपका जिम्मेदारी का भाव फैमिली के प्रति भी है, और आपका सबसे पहले देश के प्रति है, प्रकृति के प्रति है। प्रकृति है तो आप हैं, प्रकृति नहीं है तो आप नहीं। बरसात आ रही है तो कुछ जिम्मेदारी का भाव होता है कि पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं, पीपल का पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं, बरसाती मौसम है तो आप प्लांटेशन करें। इस समाज के प्रति देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस समाज के प्रति आपके क्या भाव हैं, यह निर्धारित करता है कि आप अफसर बनेंगे या नहीं। यू हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। जिस दिन आप एसएसबी के लिए एंटर करते हैं वहीं से आपका परीक्षण शुरू हो जाता है। अफसर्स आपको चाय भी देने आते हैं कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी का आकलन करने के लिए। आप पता चली बाथरूम में हैं, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो इसका मतलब क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें आपको इंट्रोस्पेक्ट करके सुधारनी पड़ेंगी, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण आपको करना पड़ेगा। लेकिन लोग बाहरी मेहनत के लिए तो तैयार हैं। रिटर्न में तो आप मान लिया हजारों एमसीक्यूज याद कर जाएंगे, लेकिन आंतरिक परिवर्तन के लिए आप कभी तैयार नहीं हुए। और जिस क्षण आप आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे, एनडीए में रिजल्ट बढ़ जाएगा। क्यों इसका 1% है? क्योंकि आप अंदर झांकने को तैयार नहीं है। आपको जैसा सोसाइटी ने बना दिया है बस वैसा ही। तो आपकी सोच और कुछ नहीं है। जिन व्यक्तियों के साथ आप रहते हैं, आपकी सोच केवल उन्हीं का एवरेज होती है। तो बच्चों, ये 15 OLQs जो हैं, ये टेस्टिंग कैसे होते हैं इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। इसके 3 ब्लॉक हैं। पहला है मनसा, जो आपके मन के अंदर चलता है। अब मन के अंदर की बात कौन जान सकता है? साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं जिनके माध्यम से मनोवैज्ञानिक बता देता है आपके मन की बात, कि आप में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, कितना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना करेज है, कितना इनिशिएटिव लेने की प्रवृत्ति है, कितना लीडरशिप के गुण हैं। गेटिंग माई पॉइंट? वो सारा कुछ बता देता है। अब बताएगा भी तो किसी टास्क के थ्रू। तो देखिए, इसके जो साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं, जैसे पहले दिन ही होता है स्क्रीनिंग, जिसको बोलते हैं PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपसे बोला जाता है कि भाई आप इस पर स्टोरी बनाइए, और फिर उस स्टोरी का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप स्टोरी किसी और के बारे में नहीं बता रहे, उस पर अपनी सोच ही बता रहे हैं स्टोरी में, जैसी आपकी सोच है। मैं कितना भी पढ़ा लूं कि हीरो होना चाहिए, तुम्हारी एज का होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपकी सोच को परिलक्षित करेगी। और अगर स्टोरी लिख दी तो डिस्कशन आपका बता देगा कि कितना ग्रुप बिहेवियर आपके अंदर है। तो बच्चों, PPDT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें लगातार 11-12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, एक शब्द दिया जाता है, आपको उस पर सेंटेंस बनाना होता है। तो वो लोग चेक करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनता है या पॉजिटिव, क्योंकि सोचने का समय नहीं देते। 5 सेकंड के अंदर आपको सेंटेंस लिखना है। SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक सिचुएशन दी जाती है, उस पर आप कैसा प्रतिक्रिया देते हैं, यह देखा जाता है। क्योंकि आप जिंदगी भर सिचुएशन से ही घिरे रहते हैं, परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, लेकिन आपकी सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन परिस्थितियों में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपकी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उनके माध्यम से मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाता है कि बच्चे के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, और ये 15 अफसर लाइक क्वालिटीज में से कौन सी हैं। तो मेन जो इसके हैं, वो पहला क्या आता है? मनसा, जो मन के अंदर चल रहा है, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टास्क। दूसरा इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है वाचा, क्या आप बोल रहे हैं। तो जो ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट है, पर्सनल इंटरव्यू है, तो इसमें देखा जाता है कि आप बोल कैसे रहे हैं। और डिफेंस में ध्यान रखना, देयर इज नो स्पेस फॉर इंडिविजुअल ग्लोरी। हीरो बनने के लिए कोई स्थान नहीं है। यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपको एक ग्रुप का पार्ट रहना पड़ेगा। आप ग्रुप में ही खाएंगे, ग्रुप में ही पिएंगे, ग्रुप में ही रहेंगे, ग्रुप में ही सोएंगे। तो इसके लिए आपको माइंड की रिलैक्स करने की आवश्यकता है, 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट सोचने की आवश्यकता है, ज्यादा घिसने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई IAS की तैयारी नहीं है कि आप 10 से 15 घंटे पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें स्मार्ट तरीके से पढ़ें, जो पढ़ें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, और बस अपनी मेंटलिटी सही रखें।
अपनी सोच सही रखें तभी, और सोच को थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड सोचें, चीजों को लेकर अपना नजरिया बदलें, आप में बदलाव स्वतः ही शुरू हो जाएगा। तो दिस इज वॉचा, क्या आप बोलते हैं, ये ग्रुप डिस्कशन में टेस्ट होता है। तो आप कब ग्रुप बिहेवियर टेस्ट होता है कि आप ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। और तीसरा इसका ब्लॉक है कर्मणा, कि आप ग्राउंड पे कैसा करते हैं। तो वो जीटीओ जो टास्क होते हैं, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर जिन टास्क को चेक करता है, जैसे कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुई, ईपीई हुई, राइट, ये सब कर्मणा में आते हैं। तो मेन इसका साइकोलॉजिकल है, उसके बाद वाचा और कर्मणा। तो जो मन के अंदर चल रहा है वही आप बोल रहे हैं और वही आप कर रहे हैं। इन सब में तारतम्य है, इन सब में ट्रुथफुलनेस है। तो इसका मतलब आप अफसर बनने के काबिल हैं। और ये तीनों एक्सपर्ट्स, मनसा वाला साइकोलॉजिस्ट, वाचा वाले और कर्मणा वाले जीटीओ, ये तीनों प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर 15 अफसर लाइक क्वालिटीज का समावेश है, तो आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ किया मैंने एनडीए के बारे में कि किस तरीके से आपको इस टेस्ट के एंड तक जानना है, राइट। अब बच्चों दूसरा डिस्कशन, क्योंकि कुछ बच्चे एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बताया ऑफिसर रैंक के लिए एनडीए और पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक के लिए जो एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और वाई का टेस्ट आता है। ग्रुप एक्स को हम कहते हैं टेक्निकल ट्रेड, और टेक्निकल ट्रेड का मतलब जो आपको ट्रेड्स अलॉट होंगे वो रेडियो फिटर, रडार फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर, ये ऐसे ट्रेड हैं जो किस में आते हैं, ग्रुप एक्स में। ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल बोलते हैं, जिसमें कौन से ट्रेड आते हैं, जैसे क्लर्क, पीओ, स्टोर कीपर, ये सब ग्रुप वाई के ट्रेड है। तो बच्चों टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी एक फेज 1 टेस्ट होता है, और ये जो फेज 1 है ये ऑनलाइन टेस्टिंग है, और सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। अगर मैं ग्रुप एक्स की बात करूं तो एक्स में आपने 3 सेक्शन पढ़े थे ना, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, जो मेन सेक्शन थे वही यहां पर पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको इनका कॉन्स्टिट्यूशन बता देता हूं कि यहां पर इसके रिटन टेस्ट में फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है, मैथ्स 25 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश हाँ बच्चों, तो एयरफोर्स फेज 1, और फेज 1 इसका कहलाता है रिटन टेस्ट। इसका जो रिटन टेस्ट है उसमें फिजिक्स, ग्रुप एक्स के में फिजिक्स आती है 25 मार्क्स की, मैथ्स आती है 25 मार्क्स की, और इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की। इस तरीके से इसका 70 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर मैं ग्रुप वाई की चर्चा करूं तो इसमें इंग्लिश तो कॉमन होती है 20 मार्क्स की, और एक रागा का पेपर होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का 30 नंबर का। यानी कि ये जो पेपर है ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। इस रागा में करीब 13 क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी अंक गणित से रिलेटेड, जो आपने 10th तक पढ़ी होती है, 8th से 10th तक, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह। प्लस इसमें 13 क्वेश्चंस इसमें आते हैं रीजनिंग के, और 11 क्वेश्चंस इसमें आते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के, जो मैंने आपको बताई। और बाद बाकी का इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं जीके के, जो कि डायरेक्ट बेस्ड रहते हैं। डायरेक्ट बेस्ड का मतलब कौन कहाँ का गवर्नर है, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है, कौन डिफेंस मिनिस्टर है, राइट। एक लाइन के क्वेश्चंस वो हमेशा होते हैं, जो कि याद करने का विषय है। तो ये तो बच्चा फेज 1 होता है रिटन टेस्ट। अब फेज 2 जो है वो है एडेप्टेबिलिटी
टेस्ट 1 एंड 2, अगर फेज 1 में 100 बच्चे निकलते हैं तो 8 से 10% रिजल्ट जाता है फेज 2 का। अब फेज 2 क्या है? फेज 2 का यही सिलेबस है, वेदर यू कैन एडेप्ट इन द आर्मी लाइफ स्टाइल और नॉट। जो आर्मी लाइफ स्टाइल है या फिर आर्मी वे ऑफ लाइफ है, डिफेंस का जो वे ऑफ लाइफ है, आप उसमें एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट बड़ा कीमती है। इसमें एक तो एनडीए से एसआरटी की प्रक्रिया गोद ली गई है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके 40 क्वेश्चंस के करीब आपको पूछे जाते हैं। एक सिचुएशन होगी कि आप सड़क से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे या ऐसे ही निकल जाएंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे? ऐसे कुछ 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा, राइट? तो एसआरटी का मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपका पर्स खो गया है ट्रेन में, आप क्या करेंगे? टीसी के पास जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर के दूसरी टिकट लेंगे या किसी को इन्फॉर्म करेंगे? क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? और बच्चों ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन आप देते हैं ना सिचुएशंस पर, यही आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन और डिटरमाइन करता है कि कितने आप स्ट्रांग हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। तो इसलिए रिएक्शन किसी भी चीज का आपको सोच समझ के करना है, राइट? आपकी सफलता और विफलता इसी रिएक्शन पर निर्भर करती है। इसके बाद जब ये कहलाता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, और जब ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्लियर होता है तब आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 देना पड़ता है, ये ग्रुप बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसके बाद अपना इंट्रो देना है, प्लस इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है कि किसके बारे में ये टॉपिक था, राइट? और इसके बाद इस टॉपिक पर होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें चेक होता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि डिफेंस में आपको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। और जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो तीसरा है फेज फिजिकल एंड मेडिकल। कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है फिजिकल और मेडिकल की, इसीलिए एयरफोर्स को पढ़ी लिखी फौज कहते हैं। फिजिकल इसका जो होता है, केवल आपको 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में पास होने के लिए, राइट? 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 10 चिनअप्स और 20 स्क्वाड अप्स, उठक बैठक लगा पाएंगे आप? वो आपसे लगवाते हैं। मेडिकल के इसके 3 कार्ड होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। येलो दिया जाता है टेम्परेरीली अनफिटनेस के लिए, रेड दिया जाता है अनफिटनेस के लिए, और ग्रीन दिया जाता है फिटनेस के लिए। तो अगर आप फिट हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कोई टेम्परेरीली अनफिटनेस है, कुछ देर में दूर हो जाएगी वो, तो आपके लिए येलो कार्ड दे दिया जाएगा। और आप अनफिट हैं तो रेड कार्ड दिया जाएगा। आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं 30-40 रुपए का फॉर्म भर के, और आपको रीमेडिकल का अवसर इसमें दिया जाएगा। जो दूसरा मेडिकल एक्सपर्ट है वो चेक करके बताएगा कि पहले मेडिकल एक्सपर्ट की जो राय थी, जो ऑब्जर्वेशन था, वो सही है या नहीं। तो फिर आपको रेड कार्ड भी ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो वेट फॉर ऑल इंडिया मेरिट, और अगर आपका मेरिट में आ जाता है तो यू गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। आई होप आई एम क्लियर। नेवी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। नेवी में आप टेस्ट दीजिए फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश जीके का, 100 नंबर का टेस्ट होता है 1 घंटे में। एसएसआर और डबल ए का एक ही टेस्ट होता है। डबल ए की मेरिट ज़्यादा जाती है, एसएसआर की कम जाती है, और उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल और मेडिकल होता है। लगभग यही स्टैंडर्ड्स हैं उसके फिजिकल और मेडिकल के भी। आई होप आई एम क्लियर। तो दीज आर द टेस्ट्स। ठीक है, आज हम एक सेक्शन ले लेते हैं